नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है हीट बजट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का उष्मा बजट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी का उष्मा बजट क्या है। तो इसको इस तरह समझिए कि सूर्य से आने वाली किरण यानी कि सौरिक किरण जो धरातल तक पहुंच रही है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और उसके बाद वह किरण जब धरातल पर आती है और पुनः धरातल से परावर्तित होकर जाती है तो इसको कहते हैं पार्थिव विकिरण। क्लियर है? तो पार्थिव विकिरण जो होता है वह परावर्तित किरण है और सूर्य से जो आने वाली किरण है उसको आपतित किरण कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग इसका समझेंगे, इस तरह समझें कि सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा एवं पृथ्वी से परावर्तित होने वाली पार्थिव विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की मात्रा के अनुपात को ही पृथ्वी का उष्मा बजट कहा जाता है। क्लियर है? मतलब इसको आप शॉर्ट में और इस तरह समझ सकते हैं कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण की मात्रा के अनुपात को ही पृथ्वी का उष्मा बजट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम समझेंगे कि पृथ्वी और वायुमंडल का यह उष्मा बजट जो होता है वह निम्न दो विकिरण से प्रभावित होता है। विकिरण मतलब रेडिएशन। कौन कौन से दो रेडिएशन होते हैं जिससे पृथ्वी का उष्मा बजट संचालित होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर है प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण। इसको हम लोग इस तरह समझेंगे कि सौर ऊर्जा सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रही है, इसे ही कहते हैं प्रवेशी लघु तरंग। हम जानते हैं कि जो चीज जितनी अधिक गर्म होती है उससे निकलने वाली तरंगधरी जो होती है उतनी ही छोटी होती है। क्लियर है? तो सूर्य से आने वाली जो तरंगे हैं वो लघु होती है। क्लियर है? तो पृथ्वी और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली लघु तरंग जो सूर्य से आ रही है, तो पहला यह है प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण और दूसरा है बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। मतलब जो आ रहा है यहाँ सन से जो रेडिएशन आ रहा है और उसके बाद वापस परावर्तित होकर जा रहा है, इन दो को हम समझ ले तो पृथ्वी का उष्मा बजट हमें क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रवेशी लघु तरंगधरी लघु तरंग सौरिक विकिरण क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि सूर्य से धरातल की ओर आने वाली सौरिक ऊर्जा जो होती है उसे कहा जाता है प्रवेशी लघु तरंग। यह लघु तरंग के रूप में धरातल पर आती है और पृथ्वी उल्लेखनीय है कि पृथ्वी सूर्य से उत्सर्जित समस्त ऊर्जा का 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है? सूर्य से जितनी ऊर्जा निकल रही है समस्त ऊर्जा का 1/2 अरबवां भाग ही धरातल पर पहुंचता है और इस 1/2 अरबवां भाग को अगर हम लोग 100% मतलब 100% मान ले तो इसी के आधार पर पृथ्वी का उष्मा बजट का निर्धारण होता है। उल्लेखनीय है कि यह 100% जो है सौर ऊर्जा, यह कौन सी सौर ऊर्जा है? जो धरातल के या सूर्य से आ रही है और पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर पहुंच रही है। क्लियर है? मतलब हम लोग इसको समझे कि सूर्य से जो उष्मा आ रही है धरातल की ओर, तो सूर्य की समस्त ऊर्जा का वो कितना परसेंट है? मात्र 1/2 अरबवां भाग। और इस 1/2 अरबवां भाग को अगर हम लोग 100% मान ले तो पृथ्वी के उष्मा बजट का निर्धारण इसी से होता है। यह 100% उस सौर ऊर्जा को प्रदर्शित करता है जो सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर पहुंच रही है। तो यहां मैंने इसको इसी तरह दिखाया है कि प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण जिसको कैची में मापा जाता है प्रतिशत में। क्लियर है? तो इसमें हम लोग इस तरह समझेंगे कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर पहुंचने वाली कुल सौर ऊर्जा। क्लियर है? यह सौर ऊर्जा कौन सी है? जो सूर्य से आ रही है, सूर्य की समस्त ऊर्जा का 2/2 भाग। यह कहां पहुंच रही है? पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर। अब वहां से यह कैसे कैसे खर्च हो रही है, कैसे पृथ्वी को प्राप्त हो रही है, उसी का यह रेशियो दिखा रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले सूर्य से आई तो कुछ ऊर्जा जो है बादलों से इसका प्रत्यावर्तन हो गया। अब यहां पर एक वर्ड आया है प्रत्यावर्तन। क्या होता है प्रत्यावर्तन? तो प्रत्यावर्तन समझिए कि किसी भी वस्तु पर पहुंचने वाले विकिरण के जितने भाग का वापस परावर्तन होता है, वापस वह लौट जाती है, उसे ही प्रत्यावर्तन के नाम से जानते हैं। और इसे क्या चीज में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और इसे एल्बिडो भी कहा जाता है। एल्बिडो क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण की मात्रा के अनुपात को ही एल्बिडो कहते हैं। तो क्लियर है? आप यहां समझिए कि अगर इस 100% में बादलों से प्रत्यावर्तन मतलब बादल पर आए और बादल से ही वापस लौट गए, तो बादलों से जो प्रत्यावर्तन हो रहा है वह कितना परसेंट है? 27%। क्लियर है? उसके बाद कुछ ऊर्जा धरातल पर आई तो धरातल से जो प्रत्यावर्तन हो रहा है वह कितना परसेंट है? 2%। क्लियर है? उसके बाद धूलिकण, वायुमंडल में जो धूलिकण है और जल कण है उनसे जो प्रकीर्णन होता है, यहां एक वर्ड पुनः आया
प्रकीर्णन किसको कहते हैं? इसको शॉर्ट में आप बोलिए प्रकीर्णन को, बिल्कुल हल्के ढंग से, कि प्रकीर्णन को बिखराव के नाम से जाना जाता है। वायु, यह बिखराव क्या होता है? तो वायुमंडल में स्थित जो कणिकीय पदार्थ हैं, धूल कण हैं, जैसे धूल कण और गैसों के अणु, ठीक है, तो कणिकीय विकिरण सौर विकिरण के कुछ भाग को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देता है, उसका बिखराव हो जाता है, इसे ही कहा जाता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन को एक वर्ड, आप लोग चूंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो एक वर्ड की, किससे प्रकीर्णन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेले प्रकीर्णन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेले। इसलिए कहा जाता है कि रेले महोदय ने सबसे पहले प्रकीर्णन की संपूर्ण बहुआयामी कंडीशन का अध्ययन किया था और उसके बहुआयामी प्रभाव का वर्णन किया था। क्लियर है? तो इसी के आधार पर इसको रेले प्रकीर्णन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो यहां पर हम 3 देख लिए कि कुल सौर ऊर्जा 100%, उसमें से बादलों से जो प्रत्यावर्तित हो रही है वह 27% है, धरातल से जो प्रत्यावर्तन हो रहा है वह 2% है, और धूलिकण, वायुमंडल में जो धूलिकण है और जल कण है उनके द्वारा जो प्रकीर्णन हो रहा है वह 6% है। इन तीनों को A + B + C, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो कुल ऊर्जा कितनी है? 35% ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्रकीर्णन तथा परावर्तन द्वारा नष्ट हो जा रही है, शून्य में चली जा रही है, जिसका कोई मतलब नहीं। क्लियर है? तो 100 में 35% ऊर्जा जो है वह नष्ट हो गई, तो टोटल कितना बचा? 65% ऊर्जा जो है सौरिक विकिरण की शेष उपलब्ध मात्रा कितनी है? 65%। अब इस 65% में ही वायुमंडल के जलवाष्प, धूलिकण और अस्थायी गैसों द्वारा अवशोषित होता है। क्लियर है? यहां देखिएगा धूलकण और जलकण द्वारा प्रकीर्णन मतलब वापस कर दिया जा रहा है, लेकिन यहां पर क्या है कि जलवाष्प, धूलिकण और अस्थायी गैसों द्वारा इसको अवशोषित किया जा रहा है। क्लियर है? मतलब सोख दिया, अपने में ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वह कितना परसेंट है? 14%। क्लियर है? तो 65 में हम 14 माइनस किए तो कितना हो गया? 51%। यही 51% ऊर्जा ही पृथ्वी का उष्मा बजट है। तो क्लियर है? हम समझ गए पृथ्वी का उष्मा बजट क्या है। मतलब 100% अगर मान ले कुल जो प्राप्त हो रही है पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी दिशा में, तो उसमें से 27% बादल वाला वापस हो जा रहा है, धरातल से प्रत्यावर्तित 2% है, और धूलिकण और जलकण द्वारा है 6%। टोटल 35% वह ऊर्जा है जो शून्य में चली जा रही है। क्लियर है? तो इसके बाद बचा सौरिक विकिरण की शेष उपलब्ध मात्रा कितनी है? 135 गया तो 65। क्लियर है? इन 65 में से वायुमंडल में जो जलवाष्प है, धूलिकण है, अस्थायी गैस है, उनके द्वारा अवशोषित किया जा रहा है कितना परसेंट? 14%। तो टोटल कितना बचा? 51%। क्लियर है? तो यही 51% ऊर्जा ही पृथ्वी का उष्मा बजट है। अब इसमें 51% जो है वह पृथ्वी को तो प्राप्त हो गया। अब पृथ्वी को यह सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त हो रही है? क्लियर है? आप यह जानिएगा कि 51% जब प्राप्त हो रहा है वह कैसे प्राप्त हो रहा है। तो यह है नंबर 1 प्रत्यक्ष रूप से, और दूसरा है विसरित दिवा प्रकाश के रूप में। प्रत्यक्ष रूप में मतलब डायरेक्ट 34%, और विसरित दिवा प्रकाश जो है उसमें यह 17% हो रहा है। तो टोटल 51% यह पृथ्वी का उष्मा बजट है जो पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है। कैसे? पहला है प्रत्यक्ष रूप से 34%, और दूसरा है विसरित दिवा प्रकाश 17%। क्लियर है? धरातल पर उष्मा संतुलन के लिए इस भाग का वापस होना आवश्यक है, क्योंकि अगर यह भाग वापस नहीं होगा तो क्या होगा? धरातल पर धीरे धीरे गर्मी बढ़ते जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि रहने लायक हमारा धरातल नहीं रहेगा। तो जितना आया उतना वापस होना भी जरूरी है पृथ्वी के उष्मा बजट को संतुलित होने के लिए। तो वापस कैसे होता है? मैंने पहले ही बताया कि एक तो आ रहा है, दूसरा जा रहा है। जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। क्लियर है? तो अब हम लोग समझेंगे बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण क्या होता है। तो यह देखिएगा कि जो धरातल को प्राप्त हो गया वह कैसे कैसे वापस हो रहा है। तो पहला है धरातलीय सतह से वायुमंडल में विकिरण, मतलब धरातल से परावर्तित हो रहा है और कहां जा रहा है? वायुमंडल में। यह कितना है? 23%। क्लियर है? उसके बाद टर्बुलेंस यानी विक्षोभ और संवहन द्वारा नष्ट हो जाता है। संवहन जो इवोपरेशन होता है और ऊपर क्यों जाता है, पहले इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन में क्या होता है कि जल जो है वह वाष्प में बदलता है, और संवहन में क्या है? संवहन जो होता है उसमें वाष्प जो है पुनः जल में बदलता है। तो इस प्रक्रिया में जो नष्ट ऊर्जा होती है वह है 9%, और उसके बाद वाष्पीकरण और संघनन में पुनः खर्च जो ऊर्जा होती है वह 19% होती है। यह टोटल कितना हो गया? 51%। क्लियर है? तो जो 51% आया था इन 3 क्रियाओं के द्वारा वह
नष्ट हो गया। क्लियर है? इस प्रकार पृथ्वी को जितना सूर्यातप प्राप्त होता है उतना विविध प्रक्रियाओं द्वारा खर्च भी हो जाता है और इसे ही कहा जाता है हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। अब यहां पर एक पुनः चीज आता है कि प्रतिलोम या प्रतिलोम विकिरण जो होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में करते हैं काउंटर रेडिएशन, क्या होता है? देखिए, ये जो हम पढ़े हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये त्रिवार्था महोदय के द्वारा पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, लेकिन उन्होंने प्रतिलोम विकिरण का उल्लेख नहीं किया था, जबकि इस हीट बजट में इसका भी उल्लेख होना आवश्यक है। तो यहाँ देखिएगा तो उल्लेखनीय है कि पृथ्वी से जितनी ऊर्जा का वायुमंडल में विकिरण होता है, प्रभावी विकिरण होता है, उसके एक बड़े भाग का वायुमंडल में स्थित जलवाष्प, बादल और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों द्वारा पृथ्वी की सतह की ओर पुनः वापस भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है काउंटर रेडिएशन। मतलब धरातल से ऊर्जा वापस लौटी और वापस लौटने के बाद कुछ जो ऊर्जा जो है पार्थिव रेडिएशन का, वह क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, बादल और जलवाष्प द्वारा सोख कर पुनः धरातल पर वापस भेजा जाता है और इस प्रक्रिया से धरातलीय सतह और निचले वायुमंडल में गर्माहट बनी रहती। ध्यान देंगे, इसी कारण जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस स्थिति काफ़ी अधिक हो जाती है तो क्या होता है, वायुमंडल जो है, वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड वह पृथ्वी से परावर्तित होने वाले दीर्घ तरंगों को वापस नहीं जाने देता और पृथ्वी पर धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। क्लियर है? और इसी प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग समझ लिए इसमें पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, जिसके अंतर्गत कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई, कितनी ऊर्जा कैसे वापस हुई, यही है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। अगले क्लास में मैं पुनः भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।